पिछले पार्ट में हमने देखा कि एंटी ड्रग पुलिस ऑफिसर जैक अपनी निजी हरकतों के उजागर होने के बाद अचानक सभी बचे हुए लोगों की नजर में सबसे बड़ा संदिग्ध बन जाता है। रात होते ही सभी लोग गहरी नींद में डूब जाते हैं। तभी एक साया हाथ में चाकू लिए जैक के सामने आ खड़ा होता है। जैक ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वह फील्ड रिपोर्टर सोनिया है, लेकिन जैक को पूरा यकीन होता है कि वह उसे मारने नहीं आई है। दूसरी तरफ सोनिया खुद भी अंदर से बहुत उलझी हुई है। वह जैक से सवाल करती है कि वह कैसे साबित करेगा कि वही कातिल नहीं है। जैक थोड़ा सोचकर कहता है कि अगर वह कातिल होता तो विमान दुर्घटना की पहली ही रात अपनी बंदूक से सभी को मार सकता था। वह हालात को बहुत अच्छे से समझाते हुए कहता है कि अब सिर्फ 5 लोग बचे हैं। नवविवाहित जोड़ा आदन और एमी निश्चित रूप से एक साथ है। अगर वह मर गया तो सोनिया पूरी तरह अकेली पड़ जाएगी। आखिरकार सोनिया उसकी बातों से सहमत हो जाती है और चाकू से उसके हाथों की रस्सी काट देती है। वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि जैक और ज्यादा तकलीफ झेले। अगली सुबह सोनिया अनजान बनने का नाटक करती है और बाकी लोगों से कहती है कि जैक भाग गया है। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं। भले ही जैक कातिल न हो, लेकिन कल जिस तरह सबने उसे यातना दी थी उससे वह बदला जरूर ले सकता है, खासकर ये सोचकर कि उसे छोड़ने वाला उन्हीं में से कोई है। पहले से ही शक और अविश्वास से भरा यह छोटा सा समूह अब पूरी तरह बिखरने लगता है। आदन गुस्से में आकर साफ कह देता है कि सोनिया और केविन उनसे दूर रहे। सोनिया उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि अगर वे सब साथ रहे तो उनके जिंदा बचने की संभावना ज्यादा होगी, लेकिन आदन ताना मारते हुए कहता है कि कार्लोस और लिसा भी यही सोचते थे और वे दोनों चुपचाप मारे गए। सोनिया एक गहरी सांस लेती है और अब उसके पास सिर्फ केविन के साथ टीम बनाने का ही विकल्प बचा था, लेकिन केविन का चेहरा गुस्से से सख्त पड़ा हुआ था। वह रस्सी दिखाता है जिससे जैक खुद को छुड़ा चुका था। उसका कट बिल्कुल साफ और सीधा था। साफ था कि यह काम चाकू रखने वाली सोनिया ने ही किया है। इस तरह सोनिया पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। बस एक ही अच्छी बात थी कि उसके पास बचाव के लिए जैक की पिस्तौल मौजूद थी। वहीं दूसरी तरफ जैक भी अब बिल्कुल अकेला था। वह कैंप में वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और जंगल में ही कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है। आसमान की ओर देखते हुए ऊंचे ऊंचे घने पेड़ों को देखकर उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा होता है। इधर आदन और एमी कैंप में बैठकर रेस्क्यू का इंतजार कर रहे होते हैं। पहले उन्होंने और सोनिया ने मिलकर लोकेशन ट्रांसमीटर ठीक कर लिया था और हिसाब से अब तक बचाव दल को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन तभी एमी ऐसी बात कह देती है जो आदन को अंदर तक तोड़ देती है। वह कहती है कि अगर वह बच गई तो सबसे पहले घर जाकर अपने पिता से मिलेगी, यानी वह आदन के साथ भागकर रहने वाली जिंदगी खत्म करना चाहती है। उधर मेक्सिको के जंगल के पास एक सैन्य बेस में अधिकारी को सिविल एविएशन से सूचना मिलती है कि उन्हें रेन फॉरेस्ट में दुर्घटनाग्रस्त विमान का लोकेशन सिग्नल मिल गया है। अनुमानित स्थान तय करते ही वे तुरंत बेस की इकलौती हेलीकॉप्टर टीम को रेस्क्यू के लिए भेज देते हैं। दूरी ज्यादा न होने के कारण हेलीकॉप्टर जल्दी ही जंगल के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पेड़ों की घनी परत इतनी ज्यादा थी कि बचे हुए लोगों को ढूंढना मानो समुद्र में सुई खोजने जैसा था। सूरज की रोशनी पत्तों पर पड़ रही थी और कहीं कहीं खून की कुछ बूंदें भी नजर आ रही थीं। इसी बीच आदन एमी को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगता है। वह बताता है कि बचपन से ही वह लोगों को ठगता आया है। जब उसने पहली बार एमी को देखा था तो वह उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर हो गया क्योंकि वह सच में एमी से प्यार करने लगा। इतना भावुक इजहार सुनने के बावजूद एमी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। वह बिल्कुल शांत बैठी रहती है जैसे गहरी नींद में हो। तभी अचानक घाटी में ढेर सारे कौवे उड़ते नजर आते हैं। सोनिया, केविन और जैक तीनों को एक साथ कुछ गलत होने का एहसास होता है। यह नजारा उनके लिए नया नहीं था क्योंकि हर बार जब कौवे इस तरह उड़ते थे तो इसका मतलब होता था कि उनमें से कोई एक मर चुका है। तीनों बिना कुछ कहे एक साथ कैंप की ओर भागते हैं। सबसे पहले सोनिया वहां पहुंचती है, लेकिन वह सिर्फ आदन की आखिरी झलक ही देख पाती है। नवविवाहित जोड़ा अचानक ही इस तरह मर चुका होता है। तभी जैक भी मौके पर पहुंच जाता है और सोनिया तुरंत ही शक करती है कि यह उसी का काम है। अगले ही पल केविन भी हड़बड़ाते हुए वहां आ जाता है। वह सबसे पहले आदन की शॉटगन उठा लेता है और आरोप लगाता है कि सोनिया और जैक ने मिलकर आदन और एमी की हत्या की है। इसी बीच रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल के ऊपर पहुंच चुका होता है, लेकिन यहाँ पहाड़ियाँ घुमावदार है और चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ है। कहीं भी इंसानी मौजूदगी के निशान दिखाई नहीं देते। उधर बचे हुए तीनों लोग अभी भी एक दूसरे पर शक कर रहे होते हैं। सोनिया खुद को बचाते हुए कहती है कि अगर वह और जैक एक टीम में होते तो वह उसके छिपाए गए सामान का भंडाफोड़ ही क्यों करती। वही जैक साफ साफ कहता है कि असली कातिल केविन ही है। केविन भी खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। अगर वही कातिल होता तो वह पहले पहाड़ों में सोनिया की जान क्यों बचाता। तीनों ही शक के घेरे में हैं और हर किसी के पास खुद को बचाने की दलील भी है। तभी अचानक ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजती है। वे तुरंत समझ जाते हैं कि रेस्क्यू आ गया है, लेकिन घने पेड़ और फैली हुई धुंध के कारण हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाता। सोनिया, जैक और केविन बस खड़े होकर एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। जब हेलीकॉप्टर की आवाज पूरी तरह गायब हो जाती है तब उन्हें एहसास होता है कि वे बचाव का मौका खो चुके हैं।